मेरा नाम कल्पना है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊं। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई और मेरी मम्मी की आवाज ही चली गई। उन्हें उस एक्सीडेंट का ऐसा सदमा लगा कि मेरी माँ की आवाज हमेशा के लिए चली गई। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए, परंतु डॉक्टर ने कभी कह दिया कि कभी कोई चमत्कार ही हो सकता है, तभी आवाज आ सकती है, नहीं तो अब आपकी माँ को इसी तरह रहना पड़ेगा। और अब मेरी माँ की जिंदगी मुश्किलों भरी हुई थी। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रह गई थी, जो कि बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। वह सिर्फ इशारों से ही बातें करती। और अचानक से कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत ही बीमार रहने लगी थी। मैं अपनी माँ को बार बार बीमार होता देखकर डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। और जब मेरी माँ की रिपोर्ट आई तो मैं हैरत से डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी। डॉक्टर ने मेरी माँ को अपने केबिन से बाहर जाने के लिए कह दिया और मुझे बेड केबिन में जो बातें बताई सुनकर मेरे होश हवास उड़ गए। ऐसा लगा यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। मेरे कान में जो सुन रहे थे, क्या वो यकीन करने के लायक था? मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मेरे दिल की बहुत ही बुरी हालत थी। मुझे उल्टी सीधी सांसें आ रही थी। मेरे चेहरे पर पसीना पानी की तरह बहने लगा था। यह कैसे मुमकिन था? मैं हाथों से अपने चेहरे पर आए हुए पसीनों को साफ किया और बड़ी बेचैनी से डॉक्टर के हाथ की रिपोर्ट लेकर केबिन से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह जो भी खाती थी उनका जी बिचलने लगता था। मुझे लगा शायद खाने पीने की गड़बड़ी होने के कारण माँ की ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि मेरे ससुराल में हम लोग थोड़ा ज्यादा ही तेल मसाला खाते थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर और देवर सभी को स्पाइसी खाना पसंद था, इसलिए मुझे लगा कि शायद स्पाइसी खाने की वजह से माँ का पेट खराब हो गया है। क्योंकि अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी थी। लेकिन जो खबर मुझे माँ की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर से सुनने को मिली, उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे डॉक्टर ने अकेले ही कमरे में बुलाया था और माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। डॉक्टर ने बड़े ही आहिस्ता स्वर में मुझे यह बात सुनाई थी, क्योंकि इस उम्र में औरतें कभी गर्भवती नहीं होती है, परंतु आज मेरी माँ पेट से हो गई थी। मैंने माँ का हाथ को पकड़ा, गुमसुम से उन्हें अपने घर पर ले जाकर रही थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर वह कौन हो सकता है और ऐसा घटिया हरकत कौन कर सकता है। मेरे ससुराल में तो बस 3 ही मर्द थे, मेरे पति, मेरे ससुर और मेरा एक छोटा सा देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरे दिन मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती, वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी। वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होती थी। वह बोल तो नहीं पाती थी, परंतु बैठे ही बैठे मेरे बहुत सारे काम को कर देती थी, जैसे सब्जी काटना, कपड़ा फोल्ड करना वगैरह। परंतु इधर इनकी खराब तबीयत के चलते मैं उनका बहुत ध्यान रखती थी। पूरे दिन हम माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे, क्योंकि मेरा पति ऑफिस चला जाता था, देवर पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी और मेरे ससुर जी की किराने की दुकान थी। सुबह सुबह ही नाश्ता वगैरह करके अपना दुकान चले जाते थे और देर रात तक सभी लोग घर आते थे। इसलिए दिन भर घर में मैं और मेरी माँ अकेले ही रहते थे। मेरी सासू माँ का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था और मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरे और मेरी माँ का बहुत ही इज्जत करता था और वह ज्यादा वक्त अपने काम में ही बिजी रहता था। वह कभी भी मेरी माँ से उल्टा सीधा बात नहीं करता था और ज्यादातर अपने काम से ही काम रखता था। वह बस मेरी माँ के पास जाता था, हाल चाल पूछता था और फिर इसके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे पापा के देहांत हुए 8 साल बीत गए थे। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैं शादी एक ही शर्त में करने को तैयार थी कि मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ उस हादसे के बाद गूंगी हो गई थी और बूढ़ी भी हो गई थी। क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद इस उम्र में मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। मेरे माँ पापा ने मुझे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरी की थी। इसलिए मैं चाहती थी अब मैं कभी अपनी माँ के साथ नहीं छोड़ूंगी।
मेरा अलावा आखिर मेरी माँ का अपना है ही कौन। यही वजह थी कि मेरा अब रिश्ता तय नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस घर में मैं पहले से ही लड़के की माँ मौजूद होती थी, वो यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। और फिर इस रिश्ते पर हम लोग इसलिए राजी हुए क्योंकि उनके घर कोई औरत ही नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे, उसके पिता, मेरे पति और उनका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक अलग सा कमरा पहले से ही तैयार करवाया था। वह मेरी माँ की बहुत ही इज्जत करता था और कभी भी मेरी माँ को यह एहसास नहीं होने देता था कि वो अपनी बेटी के ससुराल में है। मेरी माँ भी दामाद के रूप में एक बेटे को पाकर बहुत खुश थी। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज्यादातर वहीं रहता था और घर पर कम ही आता था, क्योंकि हर समय उसकी पढ़ाई चलती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर शक करूं, क्योंकि सभी लोग तो मेरे अपने जगह पर सही थे, परंतु ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों तक जाने लगी थी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत ही अच्छे थे, मेरी माँ के बहुत ही ख्याल रखते थे, लेकिन मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर मैं इस बारे में अपने ससुराल वालों को पूछती तो यकीनन वो लोग मुझ पर गुस्सा करते और मुझे और मेरी माँ को दोनों को घर से निकाल देते। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और जब घर पहुंची तो मैंने माँ को उनकी सेहत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चलता कि उनके साथ क्या हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, क्योंकि वह तो पहले से ही बीपी के मरीज है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुका था। फिर भी मुझे हमेशा लगता था कौन यह घटिया आदमी है जिससे मेरी माँ के साथ यह हरकत की है। घर पहुंचकर मैं माँ के साथ ही माँ के कमरे में जाकर बैठ गई। माँ ने मेरी तरफ देखा तो उन्हें भी समझ में आ गया जरूर कोई बात है। वह मेरी तरफ इशारा करने लगी और मुझसे पूछने लगी कि बताओ मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में क्या कहा है, तुम इस तरह से चुप क्यों हो। क्यों मैं बहुत ही बातूनी लड़की थी, हर समय अपनी माँ से बातें करते रहती थी, परंतु आज मैं जब से डॉक्टर के पास से आई थी मैं एकदम से चुप हो गई थी। इसी कारण से मेरी माँ समझ गई कि जरूर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और कुछ ना हो तो भी जो कि मुझे परेशान कर रहा है। मैंने माँ की तरफ देखा और इशारे में ही माँ को बताया कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने आपको केवल आराम करने के लिए कहा है। और फिर मैंने माँ को उनके बेड पर लिटा दिया। वह किचन में आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी, परंतु मेरा दिमाग तो था कि माँ की तरफ से हट ही नहीं रहा था। वो तो बोल नहीं सकती थी, लेकिन समझती सब थी। उनको महसूस भी सब होता था। आखिर कौन है जिसने मेरी माँ के साथ ये गंदी हरकत की, मेरे ससुर जी, मेरे देवर, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग की नसें फट जाएगी। मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर मैं क्या करूं, किससे बातें करूं। मेरे पति तो अपने पिता और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और माँ को तो मैं कैसे पूछूं आखिर उनके साथ ये सब किसने किया है। यह सब सोचते सोचते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और फिर जब शाम मेरे पति वापस आए ऑफिस से तो मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। आज वह बहुत ही खुश लग रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, परंतु मैं तो उसके सामने मुस्कुरा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे ऊपर जो बीत रही थी वह तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मुझे चुप देखकर मेरे पति मुझे कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आज बहुत उदास लग रही हो। मैंने कहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए बातें करने का मन नहीं कर रहा। तो मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम खाना खाकर दवाई खा लो और जाकर आराम करो, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगा। मेरे पति मेरा बहुत ही सपोर्ट करते थे। अगर कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती तो वो ही खाना बना लिया करते थे, क्योंकि मैं उन्हें खाना बनाना आता था। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने माँ की रिपोर्ट अलमीरा में छिपा दी ताकि उन्हें कोई देख ना ले। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में आता कौन है। रात को जब ये कमरे में आए तो मैंने कहा, आज माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे पति को मेरे मुंह से इतना सुनना था। वह कहने लगे, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी माँ को। मैंने कहा, बस थोड़ा आज उनका बीपी हाई हो गया था, इसलिए उन्हें चक्कर आ रहे थे, तो आज रात में अपनी माँ के साथ ही सोऊंगी। तो मेरे इस बात पर मेरे पति ने कोई ऐतराज नहीं किया और बोले कि ठीक है, तुम जाओ अपनी माँ के साथ सो जाओ और उनका ख्याल रखना। आदर्श मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, कुछ नहीं बोलते थे।
उन्हें उन्होंने किसी तरह से कोई आपत्ति ना जताई और मैं माँ के साथ जाकर उनके कमरे में लेट गई। माँ उस समय गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन नींद में भी उनकी जो घबराहट थी वह महसूस कर रही थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कोई रात को मेरी माँ के पास आता था और उनके साथ। यही सब सोचते सोचते मैं पूरी रात सो न पाई और रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं। तो सुबह नाश्ता के बाद मेरा छोटा देवर घर से यूनिवर्सिटी के लिए चला गया। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चले गए और मैं फिर दुकान जाने की तैयारी करने लगे। मैं भी माँ को अपने कमरे में ले आई और फिर मैंने माँ से पूछा, माँ रात को आपके कमरे में कौन आता है? मेरी बात सुनने के बाद मेरी माँ ने इशारे में मुझे बताना स्टार्ट किया और वो बोली कि रात में कोई आदमी आता है और उन्हें नशा की गोलियां देकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वह होश नहीं रहता। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह तो उन्हें महसूस होता है, परंतु चाहकर भी मेरी माँ कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह लाचार थी। वह आदमी कौन है? मेरा पहला शक मेरे ससुर पर गया, क्योंकि वह तो घर पर ही मौजूद होते थे, क्योंकि हमारे किराने की दुकान हमारे घर पर ही थी जिस पर मेरे ससुर बैठते थे और फिर आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए और या फिर कुछ काम करने के लिए आते जाते रहते थे। लेकिन फिर यह भी ख्याल आने लगा वह तो बहुत ही अच्छे इंसान है, हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीबी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा। एक तरफ तो मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ज्यादा समझदार थे, दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी शक होने लगा। वह रात को काफी देर तक जागा करता था। उसके कमरे में टीवी की आवाज आती रहती थी। एक बार वह मुझसे कहने लगा था, भाभी आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं, आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। वो माँ आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती है। यह बात उसने मेरी शादी के शुरुआती दिनों में की थी और मैंने हंसकर उसकी बात को टाल दी थी। लेकिन अब जो भी मेरी माँ के साथ हुआ था, इस कारण से मुझे पुराने से पुरानी बातें याद आ रही थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ जबरदस्ती करता था और मेरी माँ को महसूस भी होता था उनके साथ कुछ गलत काम किया जा रहा है, लेकिन वह बेहोशी में होती थी। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। सो अब वो भी जो भी था उसमें शर्म नहीं आती। उसने गूंगी और बीमार औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। यह मेरी बेबसी थी। अगर मैं आवाज उठाती तो तुरंत मुझे तलाक का नोटिस दे दिया जाता। भले मेरे पति लाख गुना अच्छे थे, लेकिन वह अपने पिता और भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे, क्योंकि वह जितना मेरी माँ की इज्जत करते थे उतना ही अपने पिता की सेवा भी करते थे। मेरे ससुर जी मेरी माँ को बहन जी कहा करते थे। मेरे सामने उन्होंने कभी नजर उठाकर भी मेरी माँ को नहीं देखा था, लेकिन जो कोई भी यह काम कर रहा था वह बहुत ही घटिया काम था। शराफत की मूर्ति तो सभी बनते हैं, परंतु जिस दिन सच्चाई सामने आ जाती है वही शराफत की मूर्ति पाप की मूर्ति बन जाता है। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा और मुझे याद आने लगा, जब भी मैं कोई काम करती थी तो माँ मेरे साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर तभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते थे मैं उनके कमरे की चादर बदल दूं, और जब मैं किचन से निकल के कमरे में जाती और उनके कमरे की सफाई करने के आती तो वो किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैंने चाय खुद बना ली, और मुझे मुस्कुराकर देखकर अपना कप उठाकर किचन से निकल जाते थे। उस वक्त मुझे यह बात आम लगती थी, लेकिन अब तो हर आम बात पर मुझे शक होने लगा था। एक बार ससुर जी ने मेरे लिए बाजार से फल लेकर आए। 1 किलो उन्होंने अलग से मुझे पकड़ाया दिया और कहने लगे अपनी माँ को दे देना, तुम्हारी माँ काफी कमजोर होते जा रही है, वो कभी भी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सो हमारा फर्ज बनता है हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। उस समय तो मुझे लगता था कि मेरे ससुर जी बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं, परंतु आज मुझे उस एहसान की कीमत समझ में आ रही थी। आज रात को मैं अपने कमरे में ही सोई थी। आधी रात को अचानक से मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैंने उनका इंतजार किया, आखिर वो कहाँ चले गए। मुझे लगा कि शायद वो बाथरूम में होंगे, और फिर काफी देर बाद जब वो कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ गए थे? तो वो कहने लगे मुझे सिगरेट पीने की आदत है, रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो जाते हैं तभी मैं छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, वरना पिताजी को फौरन सिगरेट की बदबू आ जाती है तो मुझे डांट लगा देते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती थी वह तो आपके फायदे के बारे में ही बात करते हैं, यह तो मामूली सी बात थी जो कि आम
घरों में होती है। अब तो मुझे उन सब बातों पर भी शक होने लगा था। मेरी माँ इस समय बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ में जिसमें वह अनजान थी। मेरी और मेरी माँ के ऊपर हल पर परेशानी पड़ रही थी। कैसे मैं अपनी माँ को यह सब सच सच बताती जो डॉक्टर सुनकर आ रही थी, लेकिन यह बात कौन छुपा रह सकता था। वह कुछ दिनों के बाद तो बाहर आ ही जाती। मैं कितनी परेशानियों और तकलीफों से गुजर रही थी यह बस मैं ही जानती थी। अब मैं रोज अपने पति से बहाना बनाती थी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं रात में ही माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मैं उसे सच का इंतजार करती कि रात में वह आदमी आए जिसे मेरी माँ के साथ ये हरकतें की है और मैं उसे रंगे हाथे पकड़ लूं। परंतु वह था कि जब भी माँ के पास होती थी वह आदमी आता ही नहीं था और यूं ही रात भर इंतजार करते करते मेरी आंखें थक जाती थी। कुछ दिनों से मेरे पति चुप चुप रहने लगे थे। वे मुझे कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। उनकी नजर में मुझे अपने लिए शिकायत नजर आती थी। अभी अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे, परंतु वह मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। दिन भर ऑफिस में गुजार कर आने के बाद वो रात को मेरे साथ बिताना चाहते थे, परंतु कुछ दिनों से माँ की परेशानी के कारण मैं अपनी रात को वक्त भी नहीं दे पा रही थी। अब तो मैं उनका काम करना भी भूल जाती थी। रात को मैं उनका कपड़ा भी प्रेस करना भूल गई थी। मैं उनका काम पहले सही समय पर कर देती थी, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह ही ऑफिस जाना रहता था, तो उनके कपड़े वगैरह रात में ही प्रेस करके रख देती थी। परंतु अभी था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। और फिर आज सुबह मेरे पति को ऑफिस जाने में लेट हो गई, क्योंकि उनके कपड़े प्रेस नहीं हुए थे। वे गुस्से से कपड़े प्रेस करने लगे, और जब मैं उनसे कपड़े प्रेस करने के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगे, तुम बस अपनी माँ की ही सेवा क्या करो, तुम्हारे लिए बस एक माँ का काम ही जरूरी काम है। वो इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा नाश्ता कर लीजिए, लेकिन वो बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी, और उस पर मेरे पति का रवैया देखकर मैं और परेशान हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और फिर मैं अपने कमरे में आकर बैठकर रोने लगती थी। रात को भी मेरे पति का मूड बहुत ही खराब था, इसलिए मैं रात को माँ के कमरे में जाने के बारे में अपने पति से नहीं पूछा और उनसे माफी मांगने लगी कि गलती मेरी ही है। मैं अपनी माँ के कारण आपको समय नहीं दे पा रही हूँ। तो वो कहने लगे, मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे पूरा दिन तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता है, और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं होता है। मैं अब अपने पति से कुछ भी ना कहा और मैं उनके गले लग गई, और फिर मेरे पति का सारा गुस्सा यूं ही रफू चक्कर हो गया। लेकिन अगले सुबह माँ इशारे से कहने लगी, कल रात को तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई थी? वह आया था और वह रात मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। माँ मेरे साथ गले लग कर रोने लगी। मेरा दिल तो माँ के दर्द को महसूस करने के बाद तड़पने ही लगा था। मैं इस वक्त क्या करूं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कौन था वह जो यह सब कर रहा था? कहीं कोई रिश्तेदार भी तो नहीं था जिसके कारण भरोसे में अपनी माँ को छोड़ देती, और वो बोल भी तो नहीं सकती थी। नहीं तो मैं उनका अलग से कहीं पर और भी बंदोबस्त कर देती। लेकिन वह एक मजबूर औरत थी, उन्हें वॉशरूम भी जाने में दिक्कत होती थी, और बुढ़ापे के कारण हर वक्त मुझे अपनी माँ के आसपास ही रहती थी। उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं क्या करूं अपनी माँ के लिए। एक बार मुझे अपनी माँ के कमरे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे लग रहा था कि कोई सामान फेंक रहा था, और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने अपने बराबर में देखा तो मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरी नजर माँ के कमरे पर गई, तो मैंने देखा कि माँ मेरे देवर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, और वह बहुत ही घबराई हुई थी। परंतु देवर मेरी माँ की बात समझ नहीं पा रहा था, और माँ उसे इशारे से कुछ समझा रही थी और बार बार अपना हाथ बाएं दाएं ले जा रही थी। मेरा देवर मेरी माँ से थोड़ी दूरी पे खड़ा था, परंतु वह मुझे देखते ही इतना घबरा गया जैसे कि मुझे लगा कि मेरी माँ के इस हालात के जिम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में जाकर अपने देवर के कॉलर पकड़े और उसे झंझार कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसा घटिया हरकत करते? अचानक से मेरे इस रवैया को देखकर मेरा देवर घबरा गया और बोला, भाभी आप क्या बोल रही हैं? पागल तो नहीं हो गई ना? मैं तो आपकी माँ को देखने आया था। मुझे अपने कमरे में कुछ आवाज सुनाई दिया, तो मुझे लगा कि आपके माँ के कमरे से वो आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पर देखने चला आया। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाना बना रहे हो। तुम रोज मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मैंने चिल्लाने पे मेरे ससुर और पति दोनों वहां पहुंच गए। मेरा तीवर अपना गिरबान मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरा पति भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा,
क्या बात हो गई? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? आखिर मेरे भाई की क्या गलती है? परंतु मेरा देवर उस वक्त गुस्से में भड़क रहा था और कहने लगा, आपकी माँ मेरी माँ जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा इल्जाम लगाते हुए। मैं तो सोच रहा था कि आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनकर मैं तो दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछने ही वाला था, इतने में आप चली आई। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरबान छुड़ाया और मुझ पर भड़क भड़क उठे। कहने लगे, तुम्हें इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अपने पति की बात को नजरअंदाज करके मैं कहने लगी, आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। यह रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे पति ने मेरे गाल पे एक बहुत जोरदार तमाचा दे मारा। मैं दूर जाकर गिरी। फिर उन्होंने गुस्से में जो कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? जो तुम्हारे मुंह में आ गया तुम बोल दोगे? तुम होती कौन हो मेरे भाई पे इल्जाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बहन बनाकर अपने घर में रखा और ये एहसान फरामोश मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे मेरे पति कहा कि मेरी माँ अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं उनका घर कहीं और इंतजाम कर दूं। मैं पहले इस बात से बहुत परेशान हो गई थी और अब अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी से पहले ही किराए पे दे दिया था। इतनी जल्दी तो वो घर भी खाली नहीं हो सकता था। और इस कदर परेशान हो गई कि मैं चक्कर खाकर गिर गई। मुझे होश आया तो मेरे पति मेरे पास ही खड़े थे। वो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर उनको मेरा ख्याल रखने को कह रहे थे। वो बिल्कुल खामोश थे। जब मेरी ड्रिप खत्म हुई मुझे घर ले आए और मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया। खुद भी मेरे सामने बैठकर कहने लगे कि जो घटिया इल्जाम तुमने मेरे भाई पे लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतजाम कहीं नहीं करती हो तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई तो इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। लेकिन जो खबर मुझे अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर को सुनने को मिली है तो मैं तुम्हें अब कभी छोड़ भी नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मुझे यह सब सुनकर खुशी भी बहुत थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह मेरे लिए बहुत खुशखबरी थी। मुझे खुशी होना चाहिए था या नहीं, या फिर अपनी किस्मत को रोना चाहिए? मेरी आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफों के हाथों थक चुकी थी। मेरे पति की बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो कहने लगे, देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हम औरतों की इज्जत करना सिखाया है। मोहल्ले वालों ने भी कभी हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं की जैसा कि इल्जाम तुम मेरे भाई पर लगा रही हो। बेहतर यही होगा कि तुम उससे माफी मांग लो, क्योंकि पिताजी भी बहुत ही गुस्से में है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकती है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यह सोचकर हैरत हुई कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वह मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं भी उठकर अलमीरा के पास गई और रिपोर्ट निकालकर उनके हाथों में थमा दिया और रोने लगी। रिपोर्ट देखते ही मेरे पति उसे खोलकर पढ़ने लगे और रिपोर्ट पढ़ने के बाद उनमें बहुत बड़ा झटका लगा। वो बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। मैं हिचकिचियों में रोने लगी। मैंने कहा, इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए? मेरी माँ काफी दिनों से मेरे साथ इसी घर में रह रही है। कोई और शख्स उन्हें नशे की गोलियां सुखाकर नींद में बेहोश कर देता है। वह बोल नहीं सकती है और ना ही उस इंसान को पहचान सकती है, क्योंकि जिस वक्त वह शख्स उसके करीब आता है तब तक वह बेहोश हो जाती है। मैं होश में आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं किस पर शक करूं? मुझे तुम्हारे भाई से माफी मांगने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी कि जिस तकलीफ से मैं और मेरी माँ गुजर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। आपकी शराफत के मिसाल में मोहल्ले वालों में क्यों लूं? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी सुरक्षित क्यों नहीं है? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है, ताकि आप लोगों की झूठी शराफत के भ्रम में रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हो तो आप इस मामले को समझिए। उसके बाद मैं आपसे एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मुझे बस मेरी माँ के गुनहगार चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। और जिस दिन वह गुनहगार पकड़ा जाएगा उस दिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, चाहे वह इस घर का कोई हो या फिर बाहर का कोई हो। उसे पुलिस के हवाले करना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे पति अपने हाथ में लिया और कहा, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा।
अब मैं भी इस तह तक जाकर ही रहूंगा। तुम्हारी माँ का असली गुनहगार कौन है? उन्होंने गुपचुप तरीके से मेरी माँ के कमरे में कैमरा लगवा दिया और फिर हमारी नजर रात के वक्त उस कमरे पे टिक गई, ताकि हमें पता चल सके कि वह शख्स कौन है जो मेरी माँ के साथ ऐसे हरकत कर रहा है। रात का वक्त था। मैं और मेरे पति कमरे में चेक करने लगे कि अचानक से 1 बजे के आसपास हम दोनों ने देखा कि कोई शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, और जैसे ही वह आया हम लोग कमरे में पहुंच गए और मेरे पति ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने कमरे की लाइट जला दी। उन्होंने देखा कि उसने नकाब पहनकर रखा है, और जैसे ही उसने नकाब उतारा मेरे और मेरे पति के तो होश उड़ गए। वह तो हमारी गली का एक भिखारी था, जो कि माँ के कमरे की खिड़की पीछे की तरफ खुलती थी, जहाँ पर एक गली था। वह भिखारी वहीं से अंदर आता था और मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर उसके साथ गलत कार्य करता था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेरे पति ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। हर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है जैसा लगता है सच है और असल में वह सच नहीं होता है। इसलिए किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी।